दोस्तों, मैं दयानंद संसनवाल आज आपको शोध के सोपान भाग 2 में कुछ बातें बताऊंगा। मैंने आपको भाग 1 में 2 स्टेप्स बता दिए हैं। पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और दूसरा स्टेप था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये 2 स्टेप्स रिसर्च के होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी और स्टेप्स हैं। बाकी जो रिसर्च के स्टेप्स हैं उनको आज हम भाग 2 के अंतर्गत समझेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। पहला है पद्धतियों का कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा है डेटा एनालिसिस और तीसरा है कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये 3 जो स्टेप्स हैं उनकी व्याख्या, उनके बारे में जानकारी एक एक करके मैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको बताऊंगा। तो लीजिए, सबसे पहला है डेटा कलेक्शन। ये तीसरा स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। शुरुआत में शोधकर्ता को ये पता होना चाहिए कि डेटा को कहाँ से एकत्र किया जाना है। शोधकर्ता को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या सर्वे रिसर्च की जनसंख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए तथा हिस्टोरिकल शोध या फिलोसॉफिकल रिसर्च के संदर्भ में जानकारी एकत्र करने के लिए स्रोत पता नहीं होने चाहिए। अक्सर रिसर्चर जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य से जानकारी इकट्ठी करने में सक्षम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता को जनसंख्या से न्यायादर्श चुनना पड़ता है। जनसंख्या से न्यायादर्श चुनने करने की प्रक्रिया को न्यायदर्शन या सैंपलिंग कहा जाता है। न्यायदर्श जनसंख्या के छोटे भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रतिनिधित्व का सहसंबंध शोध अध्ययन में चयनित चरों से होगा। यह भी संभव नहीं कि न्यायदर्श सही रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन न्यायदर्श का चयन करते समय यह कोशिश करनी चाहिए कि अधिकतम सीमा तक सैंपल पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करे। इसलिए न्यायदर्श चयन की अनेक टेक्निक्स होती हैं। इन टेक्निकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, दूसरे को कहा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। अब इन दोनों के अंतर्गत कई विधियां होती हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा। अब शोधकर्ता को यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले शोध में कौन सी न्यायादर्श तकनीक के प्रकार का उपयोग किया जाएगा। आपको यह जानकारी शोध के उद्देश्य से मिलेगी। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता को यह भी जरूर पता होना चाहिए कि शोध के लिए सैंपल का उपयुक्त आकार यानी साइज कितना होना चाहिए। साथ ही शोधकर्ता को सैंपलिंग एरर का भी पता होना चाहिए। न्यायादर्श की चयन के पश्चात शोधकर्ता को प्रदत्त का कलेक्शन करने के लिए उपकरण निर्धारण करना चाहिए। उपकरण
विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे परीक्षण, टेस्ट, इन्वेंट्री, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल एंड क्वेश्चनियर। अवलोकन अनुसूची को भी मानकीकृत नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी आंतरिक अवलोकन विश्वसनीयता स्थापित की जा सकती है, यानी इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी को आप निकाल सकते हैं। उपकरण मानकीकृत एवं अमानकीकृत होते हैं, यानी स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज होते हैं। टेस्ट, स्केल और इन्वेंट्री को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनियर को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। शोधकर्ता को उपकरणों की विशेषताओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये विशेषताएं हैं: एक, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी; दूसरी, वैधता यानी वैलिडिटी; तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी, और चौथा है सेंसिटिविटी, और अंत में है उसकी उपयोगिता। तो इस तरह से ये विशेषताएं, जो भी टूल आप यूज़ करेंगे उसके अंतर्गत अगर सब की सब हैं, तो वो जो टूल है वो अच्छा है, और आपको शोध के अंदर जो डेटा मिलेगा वो अच्छा डेटा मिल जाएगा आपको। उपकरण की विशेषताएं डेटा में निहित होती है, इसलिए यदि उपकरण रिलायबल और वैलिड है तो डेटा भी रिलायबल और वैलिड होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कंक्लूजन भी आपके रिलायबल होंगे। इस कारण शोधकर्ता को उपकरण का चयन सावधानी से करना चाहिए। उपकरण के चयन के पश्चात रिसर्चर को शोध विधि का निर्णय लेना चाहिए। शोध की विभिन्न विधियां होती हैं, जैसे एक है फिलोसॉफिकल मेथड, दार्शनिक विधि; दूसरी है हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि; तीसरा है सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि; चौथा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि; और पांचवा है केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। प्रत्येक शोध विधि के पहले से सुनिश्चित सोपान होते हैं, अतः शोधकर्ता को उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली शोध विधि के सोपानों का अनुसरण करना चाहिए, यानी यूज़ करना चाहिए। आइए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है डेटा एनालिसिस, पद्धतियों का विश्लेषण। शोध का चौथा स्टेप पद्धतियों का विश्लेषण है, यानी डेटा एनालिसिस है। डेटा दो प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा का जो विश्लेषण है करने के लिए उपलब्ध टेक्निक हैं, जैसे विषय वस्तु विश्लेषण, मेटा विश्लेषण और SWOT विश्लेषण। ये तीन की तीन जो तकनीकें हैं, ये क्वालिटेटिव डेटा के एनालिसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको लगे कि ये आपके केस में ज़्यादा उपयुक्त होगी, इन तीनों का एक ही रिसर्च में यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास में क्वांटिटेटिव डेटा है, तो क्वांटिटेटिव डेटा की एनालिसिस
स्टैटिस्टिकल टेक्निक की सहायता से की जाएगी। शोधकर्ता को जो क्वांटिटेटिव डेटा के मापन की मापनी का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि उसके अनुसार वह उपयुक्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक का चयन कर सके। स्टैटिस्टिकल टेक्निक को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और दूसरे को कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक का चयन उद्देश्य के शब्दों पर निर्भर करता है, इसलिए उद्देश्य को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। निष्कर्ष ये रिसर्च का अंतिम स्टेप है। निष्कर्ष शोध का अंतिम सोपान है कि शोध का निष्कर्ष उसके उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए। कभी कभी शोधकर्ता निष्कर्ष को 5 या उससे अधिक पेजों में लिखते हैं। ऐसे में इन पेजों से निष्कर्ष के बारे में पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए कंक्लूजन तथा उद्देश्यों के बीच संबंध होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्टिव से जुड़े निष्कर्ष नहीं हैं तो वे निष्कर्ष नहीं हो सकते। धन्यवाद।